अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लिर्रिजालि नसीबुम मिम्मा तरकल वालिदानि वल अक़रबून वलिन्निसाइ नसीबुम मिम्मा तरकल वालिदानि वल अक़रबून मिम्मा क़ल्ल मिन्हु औ कथुर नसीबम मफ़रूज़ा। सूरा निसा की आयत करीमा 47 की तिलावत की गई। सूरा निसा आयत नंबर 7 है और सूरा निसा है, जिसमें अल्लाह ताला तबारक ताला इरशाद फरमाते हैं कि मर्दों का भी उस माल में हिस्सा है जो वालिदैन और क़राबतदार उन्हें छोड़ा हो, यानी रिश्तेदार उन्हें, और औरतों का भी उस माल में हिस्सा है जो वालिदैन और क़राबतदार उन्हें छोड़ा हो। माल थोड़ा हो या ज़्यादा, ये हिस्से मुकर्रर किए हुए हैं अल्लाह की तरफ से। इब्ने माजा की हदीस नंबर 2719 है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ओ अबू हुरैरा रदी अल्लाह अन्हु, वरासत का इल्म सीखो और सिखाओ। ये आधा इल्म है, ये भुला दिया जाएगा, और सबसे पहले यही इल्म मेरी उम्मत से उठा लिया जाएगा। मेरी आवाज़ सारे हजरात तक पहुंच रही है? मेरी आवाज़ आप तक जा रही है? जी आ रही है। जी जी, आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुस्लिम इनहेरिटेंस का ये बैच नंबर हमारा आप लोगों की रिक्वेस्ट पर सेपरेट बैच ही तकरीबन बन गया है अल्हम्दुलिल्लाह। अंडमान निकोबार का इसमें 60 लोगों ने एनरोल किया है। ज्वाइन अभी केवल 15 ने किया है, तो बाकी इंशाल्लाह कहीं बिजी होंगे, वीडियो से सुन लेंगे। तो लेक्चर नंबर 1 है आज का। 12-13 हमारे लेक्चर्स होंगे 3 महीने में इंशाल्लाह, और उसके बाद एक एग्ज़ामिनेशन होगा। सारी डिटेल्स, काफ़ी फाउंडेशन हमने उसके अंदर ऐड कर दिया था। उम्मीद है कुछ आप लोगों ने स्टडी कर लिया होगा। तो मुस्लिम इनहेरिटेंस की अगर हम बात करते हैं, अभी फोकस करेंगे आप केवल डिस्कशन पे। जो सवालात होंगे आप माइक्रोफोन ऑन करके डिस्कशन कर सकते हैं, रिलेटेड टू दी जो भी अभी डिस्कशन किया जा रहा है, ना कि पर्सनल अभी क्वेश्चन। उसके लिए हम लास्ट में डिस्कशन करते हैं कोर्स क्लास को एंड करने से पहले। जो भी नोट्स आप बनाएंगे वो वीडियो से बनाएंगे। मुस्लिम इनहेरिटेंस को दो पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक ये कि यहाँ पर जो रूल्स ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में कहा गया है, ये उन रूल्स की बात की जा रही है जो कुरान और अहादीस मुबारक के अंदर पहले से प्री डिफाइंड है, और इसमें हमें किसी को भी चेंज करने का कोई इख्तियार नहीं है। क्योंकि अल्लाह तबारक ताला ने केवल इनहेरिटेंस के रूल्स को लेकर सारे 99% अगर हम ये कहें तो सारे रूल्स कुरान करीम में डिफाइन कर दिए। जबकि हम देखते हैं ज़कात है, रोज़ा है, नमाज है, उसका थंब रूल तो दे रखा है, लेकिन प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन हमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी मुबारक से मिलता है, जो उन्होंने रूल्स डिफाइन किए। मुस्लिम इनहेरिटेंस कब शुरू हुआ, कहाँ से शुरू हुआ? जंग अहद में साद बिन रबी, एक किताब आपको भेजी गई थी, मुस्लिम इनहेरिटेंस बेदारी प्रोग्राम या अवेयरनेस प्रोग्राम के नाम से एक ग्रुप में अपलोड की गई है। उसके अंदर टू मच हदीस हैं, इंग्लिश में भी और उर्दू में भी। उसमें आप जाके देखेंगे कि साद बिन रबी रदी अल्लाह ताला अन्हु जो है शहीद हो जाते हैं जंग ओहद के अंदर।
तो उनकी जो वाइफ हैं वो आती हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं साद की बीवी हूँ और मेरी दो बेटियां हैं, और साद आपके साथ जंग ओहद में लड़ते हुए शहीद हो गए। इनका जो सारा माल था साद का, वो उनके भाई यानी लड़कियों के चचा लेकर चले गए। तो अब किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे। जब आयते मीरास नाजिल हो गई तो आपने साद के भाई को यानी लड़कियों के चचा को बुलाया और कहा कि 1/8 साद की बीवी को दे दो और 2/3 साद की दोनों लड़कियों को दे दो, और जो बचे वो तुम्हारा है। तो ये पहला क्वेश्चन था जो इनहेरिटेंस का रिजॉल्व किया गया। तो ये सारे रूल्स पहले से डिफाइंड हैं, हमें इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये जो कैलकुलेशन मेथड है ये मल्टीपल हो सकते हैं। हम जो कैलकुलेशन मेथड यूज़ करेंगे ये फ्रैक्शनल मैथमेटिक्स यूज़ करेंगे, जो कि हम पाँचवीं छठी क्लास में एनसीईआरटी या सीबीएसई की किताबों में पढ़ते हैं। उसके लिए भी मैंने आप लोगों को एक किताब भेज दी है, सिराजी से पहले रियाजी। जिनको नहीं आता है उसके बैक एंड में उसका क्यूआर कोड है बुक का, वहाँ से उसके कैलकुलेशन जो हैं मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न एडिशन सब्ट्रैक्शन वो वहाँ से सीखे जा सकते हैं जिनसे आपको नहीं आता है। सूरह निसा की आयत करीमा सिर्फ केवल 3 के अंदर ही सब कुछ डिस्क्राइब कर दिया गया है। कौन कौन सी आयत करीमा है? एक 11 यानी 411, 412 और 4176। सब रूल्स इसी के अंदर डिफाइंड हैं। कैलकुलेशन का तरीका हमें हदीस मुबारक से मिलता है, बट सबके शेयर्स यहाँ पे डिफाइन कर दिए गए हैं। जो कुरान करीम में शेयर्स डिफाइन किए गए हैं वो जो शेयर्स हैं वो कौन कौन से शेयर्स हैं? वो शेयर्स केवल इतने ही हैं जो कि यहाँ पे दे रखे हैं। एक शेयर है 1/2, 1/4, 1/8 और 2/3, 1/3 और 1/6। ये केवल कुरान करीम में प्री डिफाइंड है। और कुछ रूल्स मिलते हैं हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु के दौर खिलाफत में, जो हम आगे पढ़ेंगे, जो डॉक्ट्राइन ऑफ रद कहलाता है, डॉक्ट्राइन ऑफ ऑल कहलाता है, या उमरियातैन या गर्रावीन के नाम से कुछ फार्मूलाज हैं जो डिस्कशन किए जाएंगे। नंबर ऑफ जो इनहेरिटर्स हैं या जो शेयरर्स हैं उनको 3 कैटेगरी में डिफाइन किया गया है। अब इनका जो नाम है उस नाम पर ना जाकर आप सिर्फ इतना सा याद रखेंगे ये वो किताब के अंदर नाम है जो कि हमें इल्मुल फराइज़ के अंदर मिलते हैं। कुरान करीम में इस तरह के नाम नहीं हैं, ये स्कॉलर्स ने जो ड्राइव किए उसके अकॉर्डिंग ये लिखे हैं। हमें याद रखना है कि कुरान करीम में जिनके हिस्से फिक्स्ड हैं उनको या तो कुरानी कीयर्स बोलते हैं या शेरर बोलते हैं कोर्ट की लैंग्वेज में। और अगर हम जो किताबें उर्दू की या अरबी की मौजूद हैं उसमें ज़बिल फ़रूज़ के नाम से इसको जानते हैं, जिसको शॉर्टकट हम यूज़ करेंगे कैलकुलेशन में ZF। इनको शेयर्स देने के बाद जो शेयर बच जाते हैं वो रेसिडुअरी को जाते हैं। तो शेयर्स में कौन कौन आता है उसका डिस्कशन अभी करेंगे। जो शेयर्स में नहीं आते वो रेसिडुअरी में चले जाते हैं या उसको एग्नेटिक ईयर्स कहते हैं, ये कोर्ट की लैंग्वेजेस हैं। इस्लामिक शरीयत के अकॉर्डिंग उसको असाबात के नाम से जाना जाएगा और हम वहाँ पे उसको ए से डिफाइन करेंगे। जो शेयर्स इनके अंदर भी नहीं आते, यहाँ पर भी नहीं आते, वो आते हैं ज़बिल अरहाम के अंदर, जिसको डिस्टेंट किंड्रेड या यूटेराइन एयर्स कहते हैं। इस पर मेरी बुक नंबर 11, अभी तक मैं 10 बुक अल्हम्दुलिल्लाह लिख चुका हूँ। तो मेरी जो बुक है वो 11 नंबर की जो बुक है वो इसी पे मेरा अभी रिसर्च वर्क चल रहा है। इंशाल्लाह 2 साल में ये भी कंप्लीट हो जाएगी। इस पर मैं सारा लिख चुका हूँ जो मैं 2013 से काम कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये एक बुक आपको दी गई है जिसका नाम है एक छोटी सी बुक है मुस्लिम इनहेरिटेंस या इस्लामी कानून, इस्लामिक लॉज ऑफ इनहेरिटेंस या कानून वरासत के नाम से, इस्लामी कानून वरासत। 9 पन्ने उसमें इंग्लिश के हैं और 9 उर्दू के हैं, जो मैंने कहा था कि ये मास्टर बुक रहेगा।
उसके अंदर ये सारे टर्म्स मौजूद हैं। उसे हमें तब यूज़ करना है जो भी क्वेश्चंस हमें दिया जाएगा तब उसको हम ओपन करें। क्योंकि अगर वैसे देखेंगे तो हमें बड़ा मुश्किल सा लगेगा कि टर्मिनोलॉजीज़ को कैसे हम याद करें। तो उसका यूज़ कैसे करेंगे वो इंशाल्लाह अभी कैलकुलेशन में बताएंगे। कुरान करीम में जितने शेयर्स के बारे में दे रखा है उसमें 12 मेंबर्स हैं। चार तो ये मेल मेंबर्स हैं और ये हैं 8। इनको कुछ किताबों में एक ही मेंबर माना गया है। मेल में शौहर है, वालिद साहब हैं, दादा हैं और मैटरनल ब्रदर है। और जो फीमेल हैं उसमें 8 हैं। वाइफ, मदर, डॉटर, ग्रैंड डॉटर, पोती, रियल सिस्टर, सगी बहन, पैटर्नल सिस्टर, बाप शरीक बहन, मैटरनल सिस्टर, माँ शरीक बहन, दादी और नानी। आप लोगों में से कुछ को यहाँ पे एक इशू हो सकता है कि ये कौन होते हैं। रियल सिस्टर तो सबको मालूम होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैटरनल सिस्टर के बारे में सबको क्लैरिटी है या एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है? एनीबडी? एक्सप्लेन कर दीजिए इंशाल्लाह। एक्सप्लेन कर। देखें यहाँ पर डब्ल्यू और एच। डब्ल्यू का मतलब हो गया हस्बैंड, डब्ल्यू का मतलब वाइफ, एच का मतलब हस्बैंड। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से लेट से एक एस आया और एक डी आया। एस का मतलब सन, डी का मतलब डॉटर। तो इनको आप क्या कहेंगे? ये रियल ब्रदर हैं या पैटर्नल रियल। हैं या मैटरनल हैं? इनको हम कहेंगे कि ये रियल ब्रदर एंड सिस्टर हैं। ठीक है जी। दूसरा ग्राफ ये है कि यहाँ पर एक जो डब्ल्यू थी उसका जो मैरिज हुआ था एच के साथ में, इस डब्ल्यू और एच के कॉम्बिनेशन से एस और डी ये आए। लेकिन इसमें से इसका या तो डेथ हो जाता है या ये वाइफ जो है खुला ले लेती है या हस्बैंड या ये हस्बैंड इसको डाइवोर्स देता है। कहने का मतलब है कि यहाँ पर इन दोनों के बीच में सेपरेशन हो जाता है। तो इसने जो डब्ल्यू था, वाइफ थी, इसने क्या किया, एक दूसरा शादी किया। इसके साथ में इसका फर्स्ट मैरिज था। यहाँ पर जो इसने शादी किया वो सेकंड मैरिज किया। सेकंड मैरिज जो हुआ वो लेट से H2 से हुआ। इसको हम H1 मान लेते हैं, इसको हम W1 मान लेते हैं। तो अब W1 प्लस H2 के कॉम्बिनेशन से एक लेट से S1 और एक S2 दुनिया में आता है। S1 और D2। तो W1 प्लस H2 से जो S1 और D2 है इसको हम रियल बोलेंगे या कुछ और बोलेंगे? रियल ब्रदर है या नहीं? क्योंकि दोनों के हस्बैंड वाइफ, दोनों के मदर और फादर क्या सेम है। रियल। ये भी रियल है, ठीक है जी। ये भी जी। रियल ब्रदर एंड रियल सिस्टर हैं। अब देखिए यहाँ पर ये जो यहाँ पर कॉम्बिनेशन था, ये जो एस एंड डी है ये किसकी औलाद है? इस वाले की, W1 की। ये W1 है, ये वाला W1 फिर यहाँ पर है। हमने इसको ऐसे मान लिया इसको। इसकी डेथ हो जाती है जो कि H1 था, ये इसकी डेथ हो गई है। अब यहाँ जो ये बच्चे हैं एस और डी, ये कौन से हस्बैंड से हैं? H1 से। ठीक। यहाँ पे ये H2 वाले हैं। लेकिन माँ, ये जो बच्चे आए हैं, चाहे ये शादी जिस वक्त हुई है तो ये छोटे रहे हों या ये औलादें बड़ी रही हों, चाहे ये शादी में इनके हस्बैंड के हस्बैंड टू के साथ घर पे रहते हों या कहीं पर भी रहते हों, ये दोनों बच्चे जो एस
और डी वाले हैं जो कि यहाँ पर आज शिफ्ट हो गए हैं, ये दोनों एस एंड डी, इनके साथ में जो कॉम्बिनेशन बनेगा ये बनेंगे माँ शरीक, क्या बनेंगे? मैटरनल। मैटरनल, ये बनेंगे मैटरनल ब्रदर एंड सिस्टर। सिंपल लैंग्वेज में ये, किसी औरत से आपने शादी किया, उसके पहले से एक छोटा सा या बड़ा सा कोई बेबी है, फिर आपसे एक और बच्चा हो गया, तो जो बच्चा वो लेकर आई है या जो उसका बच्चा है और आपका जो बच्चा जो है वो माँ के वास्ते से क्या बन जाएगा? माँ शरीक, ब्रदर एंड सिस्टर बन जाएंगे। क्लियर हो गया सबको? आगे चला जाए। जी। जी। पैटर्नल का पता ही है, बाप शरीक। यानी किसी औरत ने शादी किया किसी हस्बैंड से, उसके पास पहले से हस्बैंड के कुछ बच्चे हैं, फिर उसके आपके पास दूसरी वाइफ से बच्चे हो गए जो उसने शादी किया है, तो वो क्या बन जाएंगे? यानी एक ही आपके पास यहाँ पे हस्बैंड है, उसकी दो वाइफ हैं, W1 और W2, दो वाइफ हैं। इससे S1 और D1 है, और इससे मान लेते हैं S2 और D2 है। तो ये दोनों भी क्या हैं? रियल हैं, राइट? ये दोनों भी क्या हैं? रियल ब्रदर एंड रियल सिस्टर हैं। और ये दोनों भी रियल ब्रदर और रियल सिस्टर हैं, ठीक है। लेकिन अगर इन दोनों का कॉम्बिनेशन देखा जाए, इनका और इनका, तो ये आपस में क्या है? पैटर्नल ब्रदर एंड सिस्टर, ठीक है। कोई डाउट किसी को? नहीं। एक हस्बैंड की दो वाइफ हैं, W1 W2, W1 से तो जो बच्चे हैं वो भी रियल ब्रदर सिस्टर होंगे, W2 से जो होंगे वो भी रियल ब्रदर सिस्टर होंगे, बट ये S1 D1 और S2 D2 आपस में बाप शरीक, यानी इसके थ्रू हम्म। कॉम्बिनेशन बन रहा है। बाकी सारे रिलेशन आपको मालूम है। नाउ, अब जो बुक है उसके अंदर ये रेसिड्यूरी की एक लंबी सी लिस्ट है, इसको अभी थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर दीजिए, भूल जाइए। जब ज़रूरत पड़ेगी तो हम देखेंगे इसको। यहाँ पर आते हैं कि एक जनाजा रखा हुआ है, और इससे क्लियर हो गया है कि हर एक की मौत होनी है। ज़कात के लिए एक निसाब मुकर्रर है, या तो 52.5 तोले चांदी का या 7.5 तोले सोने का। लेकिन क्या मीरास के लिए कोई निसाब है? मीरास के लिए कोई भी निसाब नहीं है। यानी जो कंडीशन ज़कात के लिए रखी गई हैं कि अगर उतना माल हो और साल भर तक रखा रहे तो वो ज़कात के लिए एलिजिबल हो जाएगा, यहाँ पे ऐसा नहीं है। अगर यहाँ पे उस माल से भी कम माल छोड़ा गया है, क्योंकि कुरान करीम में बता दिया गया माल थोड़ा हो या ज़्यादा, तब भी उसका डिस्ट्रीब्यूशन होना है। स्कॉलर ये कहते हैं चाहे 100 रुपये छोड़ें या 1 रुपया छोड़ा है या कुछ नहीं छोड़ा है, बदन पे कपड़े भी छोड़े हैं, तब भी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनहेरिटेंस होगा। एक इंग्लिश स्कॉलर की मैंने किताब पढ़ी, उसमें लिखा था कि अगर कोई शख्स मर जाता है और उसके मुंह में अगर चिंगम है, तो उस चिंगम का भी डिस्ट्रीब्यूशन वारिसीन में होना चाहिए। इतना बारीक पॉइंट है। यानी जो भी छोड़ा है, वॉट एवर, चाहे खेती की ज़मीन छोड़ी हो, कुछ इलाकों पर ये कहा जाता है कि खेती की ज़मीन में लड़कियों का हिस्सा नहीं है, वो फतवा सरासर जो है गलत है। हर एक चीज़ आपकी मौत के बाद वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनहेरिटेंस में चली जाएगी। तो यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है आज का ये है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनहेरिटेंस हमने कैसे करना है मरने के बाद। अब हमें तीन चीज़ों पे पहले डिस्कशन करना है जो कंफ्यूजिंग चैप्टर हैं लोगों के सामने। कुछ लोग ये कहते हैं कि हमने अपनी ज़िंदगी में ही प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया है, यानी विरासत दे दी है। तो ज़िंदगी में जो आप देते हैं वो विरासत नहीं होती है, वो क्या होता है? गिफ्ट। तो गिफ्ट है, हिबा है, हदिया है, तोहफा है। इसके रेफरेंसेस यहाँ पर जो हदीस मुबारक दे रखी हैं वहाँ से यू कैन टेक आउट, वहाँ से ले सकते हैं। गिफ्ट के बारे में क्या है? ये ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी है जो हम किसी को दे सकते हैं, बट इसमें कोई डीड नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है। आपकी मर्ज़ी है कि आप चाहें तो होल संपत्ति किसी को गिफ्ट कर दें, आप चाहें तो प्रॉपर्टी का कोई पार्ट कर दें। लेकिन यहाँ पर एक की पॉइंट्स है जो कंपलसरी है, जो कि याद रखना है कि अगर आप अपने बच्चों के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहते हैं, तो इन दैट केस, चाहे वो मेल हो
या फीमेल हो, उनको आप इक्वल ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। आप अपनी ज़िंदगी में किसी को कुछ देना चाहते हैं तो कम और ज़्यादा कर सकते हैं। नुमान बिन बशीर रदी अल्लाह तआला अन्हु का केस उस किताब के अंदर दर्ज है जो आपको भेजी गई है, जिसमें वो अपने ग़ुलाम को और अपने बेटे को लेकर आते हैं और चाहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये गवाह बन जाएं उस पर कि मैं इस ग़ुलाम को अपने बेटे को देना चाहता हूँ। तो आपने इरशाद फरमाया कि ऐसा ग़ुलाम आपने बाकी औलादों को दिया है? तो उन्होंने कहा नहीं। तो आपने कहा कि मैं जुल्म का गवाह नहीं बनता। तो यहाँ से एक रूल ड्राइव होता है कि इफ़ यू वांट टू गिव एनीथिंग बिटवीन द किड्स, जो आपकी औलाद हैं, तो उनके बीच में ये जो 2:1 का जो पैरामीटर है ये एप्लीकेबल नहीं होगा। ये तो आपके मरने के बाद जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनहेरिटेंस है उसमें अप्लाई होगा। अपनी ज़िंदगी में अपनी औलाद को अगर आप देना चाहते हैं तो उसमें ये रूल एप्लीकेबल नहीं है। उसमें 1:1 है, चाहे बेटा हो या बेटी हो, आप इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। ये क्लियर हो गया पार्ट यहाँ पे? सब कुछ जो जी आप पढ़ रहे हैं वो कुरान और हदीस के अकॉर्डिंग पढ़ लें, उसके बियॉन्ड नहीं पढ़ लें, क्योंकि हमने आपको एक कैटलॉग भेजा है जिसमें 8 स्कॉलर हमारे साथ में हैं। उनकी रहनुमाई के अंदर ही सारा ये काम हो रहा है। गिफ्ट जो है ये ना तो विल है और ना ही इनहेरिटेंस है। दूसरे पार्ट की तरफ चलते हैं। विल क्या होती है? एक विल तो वो है जो कि हिंदू लॉ ऑफ सक्सेशन में चलता है। वहाँ पे हम किसी को भी विल कर सकते हैं। माँ को भी विल कर सकते हैं, बाप को भी कर सकते हैं, बेटों को भी, किसी को भी कर सकते हैं। लेकिन इस्लामिक शरीयत के अंदर जो विल का जो एक्सप्लेनेशन है वो कुछ डिफरेंट है, इसलिए मैंने उसका नाम विल की जगह पे इस्लामिक विल लिख दिया। इसकी रेफरेंस पॉइंट सारे के सारे ये हैं। तो पहला ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी था गिफ्ट या हिबा, जो आप अपनी लाइफ में किसी को देते हैं, चाहे वो ब्लड रिलेशन में हो या गैर ब्लड रिलेशन में हो। दूसरा टर्म है वसीयत। ये भी ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी है। बट जो किताब आपको दी गई है मुस्लिम इनहेरिटेंस अवेयरनेस प्रोग्राम, उसमें हदीस मौजूद हैं उर्दू और इंग्लिश के अंदर, वहाँ पे देख सकते हैं कि जो एयर्स हैं, जो उत्तराधिकारी हैं, जो वारिसीन हैं, उनके लिए विल एप्लीकेबल नहीं है। रीज़न इज़ दैट कि अल्लाह तबारक ताला ने सूरह निसा की आयत नंबर 11, 12, 176 यानी 11, 12, 176 के अंदर हर एक के हिस्से मुकर्रर कर दिए हैं। तो जो वारिसीन हैं, यानी जो लिस्ट पीछे गुजरी है, 4 मर्द और 8 औरतों की, उनको हम वसीयत नहीं कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट, वसीयत अगर करना चाहते हैं तो आप अपनी लाइफ में उसको लिखेंगे, लेकिन एग्जीक्यूट कब होगी? आपकी मौत के बाद। तीसरा पॉइंट ये है कि मैक्सिमम लिमिट ऑफ जो इस्लामिक विल है वो 1/3 से ज़्यादा नहीं हो सकती। इसकी भी हदीस मौजूद है। एक सहाबी की तबीयत ख़राब थी, वो ऑन दी बेड थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने के लिए गए तो उन्होंने कहा कि मेरे एक ही बेटी है, क्या मैं आधा जो है गिफ्ट कर दूं अल्लाह के रास्ते में? तो आपने कहा नहीं। क्या मैं 2/3 कर दूं? तो भी आपने मना कर दिया। क्या मैं 1/3 कर दूं? तो आपने परमिशन दे दी, लेकिन कहा ये भी ज़्यादा है। तो हम 1/3 की वसीयत कर सकते हैं कोई शेल्टर के लिए, ऑर्फन के लिए, या बहुत सारे कामों के लिए। बट जिनके हिस्से फिक्स्ड हैं, जिनको विरासत में हिस्सा मिल रहा है, उन लोगों को हम विल नहीं कर सकते। अगला पॉइंट ये, क्या विल पूरे ही माल हाँ पर अप्लाई होगी? आंसर इज नो। विल को कैलकुलेट करने के लिए एक फार्मूला है जिसका डिस्कशन हमें अभी आपके सामने करना है। थ्योरेटिकल पॉइंट ये है कि विल को एग्जीक्यूट करने के लिए आपने 2 एक्सपेंसेस निकालने होंगे। कफन दफन, आज की डेट में फ्री में कफन दफन भी नहीं होता, इसमें भी एक्सपेंसेस होते हैं। और अगर मरने वाले के ऊपर कर्ज है, यानी ये 2 एक्सपेंसेस निकालने के बाद जो भी रकम बचेगी, अमाउंट बचेगा, ऑन दैट अमाउंट हम क्या करेंगे? 1/3 विल किसी के नाम लिख सकते हैं, लेकिन वारिसीन के लिए नहीं, जिनको इससे मिल रहे हैं। ये दूसरा
ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी का तरीका है इस्लामिक शरीयत के अकॉर्डिंग। पहला गिफ्ट, दूसरा वसीयत, तीसरा जो पार्ट है वो है मीरास, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनहेरिटेंस। तो मेरा जो एक्सपर्टीज़ है अल्हम्दुलिल्लाह कैलकुलेशन बेस्ड जो है, सिंप्लीफाई करना, वो इनहेरिटेंस के ऊपर है, ना तो मेरा एक्सपर्टाइजेशन विल के ऊपर है, क्योंकि बहुत काइंड ऑफ तरह की विल्स होती हैं, गिफ्ट भी काइंड ऑफ तरह के होते हैं। बट ये रिलेटेड टू द इस्लामिक इनहेरिटेंस में जो पार्ट है वो मैंने यहाँ पे डिस्कशन किया है। हमारा पार्ट है इनहेरिटेंस, ये भी ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी है, बट ये आपकी डेथ के बाद होगी, और इस पर आपका कोई भी राइट नहीं है, यू डोंट हैव एनी राइट। कुरान करीम में जब पहला पारा शुरू होता है अलिफ लाम मीम का, तो वहाँ पे एक वर्ड आता है, व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून। क्या मतलब है इसका, कोई बताएगा? अलिफ लाम मीम में ही शुरू होता है पहले ही पेज पे, व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून। कोई साहब बताएंगे क्या मतलब है? एनीबडी? जो कुछ दिया है हम्म। वो मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून, हमने जो उनको अता किया उसमें से वो खर्च करते हैं। बस। तो अब आप देखिए कि आप जब दुनिया में आए थे तो खाली हाथ आए थे। अल्लाह तबारक ताला ने आपको कुछ मालूम अता दिया और कहा कि हमने जो दिया है, ये नहीं कि हमने जो अपने हाथों से कमा लिया, नहीं। अल्लाह ताला कहता है हमने जो उनको दिया है उसमें से वो खर्च करते हैं। तो खर्च कहाँ का करते हैं उसका भी अल्लाह ताला ने डिस्क्राइब कर दिया कि लाइफ में कहाँ का खर्च करना है। अब मेरा आपसे सवाल ये है कि अगर आप किसी ट्रस्ट के चेयरमैन हों, और या किसी कॉलेज के इदारे के चेयरमैन हो, ट्रस्टी हो, और ये जो फंड है वो गवर्नमेंट आपको दे रही है, वो साल में खर्च करने के लिए 2 करोड़ रुपए उसने दिया फॉर एग्जाम्पल, और अगर आप उसमें से खर्च ना कर पाए या कुछ बच गया, तो वो लौट के कहाँ जाएगा? जिस डिपार्टमेंट ने आपको दिया था वापस हो जाता है जी। ऐसे ही होता है। होता नहीं है। नहीं हम्म। नहीं, ऐसा तो नहीं। जो आपको एक्सपेंस करने के लिए दिया था, अगर आप यूज़ नहीं कर रहे हैं तो क्या आपको दिया जाएगा? फिर नहीं दिया जाएगा। और बच गया तो कहाँ जाएगा? वापस जाना चाहिए कायदे में। जो जी काम करने के लिए आपने लिया था, वो काम जितना हो गया, जितने पैसे बच गए हैं, उसको आपने वापस करने पड़ेंगे जो मालिक है। और यहाँ जो मालिक कौन है? अल्लाह तबारक ताला है। तो हमारे मरने के बाद जो माल अब बच गया, वो क्या बन गया? वो मीरास बन गया। और मीरास के अंदर काला, गोरा, छोटा, बड़ा, आदमी, औरत, हत्ता कि जो बच्चा अभी आपकी डेथ के बाद आपकी माँ प्रेगनेंसी में है, या आपकी डेथ के बाद आपकी जो है वाइफ प्रेगनेंसी में है, या बेटे की बहू प्रेगनेंसी में है, तो उस बच्चे का भी हिस्सा है, जिसको अभी हमल 2 दिन का भी हुआ है, ठीक है, अभी तो पैदाइश में उसके 8-9 महीने बाकी हैं। तो इस्लामिक शरीयत ने तो यहाँ पर जो हिस्सा दिया है वो इस पे नहीं दिया है। कुछ लोग ये सवाल पूछते हैं कि जो बेटी है वो जो है माजूर है, कुछ नहीं कर सकती है, तो मैं कहता हूँ उसको तो आप छोड़ दिए, वो तो दुनिया में आ गई है। जो अभी माँ के पेट में बच्चा है उसका भी हिस्सा है। तो ये जो मिल रहा है किसी की मौत के बाद, आपको जो मिल रहा है, ये एक तोहफा है, ये एक हदिया है जो अल्लाह तबारक ताला ने लिख दिया है, किसके मरने के बाद किसको कितना मिलेगा, इस पे हम कोई चूंचा नहीं कर सकते। ये डिफाइंड रूल है, अल्लाह तबारक ताला का एक ऑर्डर है। अक्सर घरों में क्या होता है, या तो माँ रोक लेती है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनहेरिटेंस से, या वालिदैन वालिद साहब रोक लेते हैं, या कोई और रोक लेता है। जबकि स्कॉलर ये कहते हैं जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनहेरिटेंस कर देना चाहिए। उसकी मल्टीपल शक्लें हो सकती हैं, इसका डिस्कशन इंशाल्लाह इन 3 महीने में किया जाएगा। तो इनहेरिटेंस का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कब होगा? जब ये 3 एक्सपेंसेस आप यहाँ से निकाल देंगे, कफन दफन, कर्ज, और विल। तो 3 चीज़ें मैंने आपको अभी समझाई हैं, इनमें कोई कंफ्यूजन है किसी को तो बताइए, फिर हम आगे चलते हैं। गिफ्ट नहीं, में अल्हम्दुलिल्लाह। क्लियर है? गिफ्ट में, जी। विल में। विल हमारा इस्लामिक विल है, वो विल नहीं है जो हिंदू लॉ ऑफ सक्सेशन के अंदर है, वो किसी को भी कर सकते हैं। हम एयर्स क्या को आप नहीं फिर कर से सकते। विल के बारे में कह सकते हैं? विल, छोटा सा डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं विल के हाँ, बारे में? विल विल के बारे में ये है कि विल जो है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी है, पहला पॉइंट।
ये आप अपनी जिंदगी में लिखेंगे किसी के नाम, लेकिन एग्जीक्यूट कब होगा? मरने के बाद। तीसरा पॉइंट ये है कि हम अपने एयर्स को नहीं कर सकते जिनको हिस्से इस्लामिक शरीयत दे रही है। किन किन को दे रही है पीछे भी डिस्कशन किया गया है, 4 मर्द हैं और 8 औरतें, उसके अलावा भी आते हैं जो आप देखेंगे किस किस को हिस्से जाते हैं, जो आप इंशाल्लाह 3 महीने में देखेंगे। विल अगर करना चाहते हैं तो उसका एक लिमिट है, 1/3 से ज़्यादा विल हम किसी को नहीं कर सकते। लेकिन विल करने के लिए ज़रूरी है कि आपने 2 एक्सपेंसेस को निकाल दिया हो, जो कफन दफन पे खर्च किया गया हो और कर्ज पे किया गया हो। अगर किसी शख्स ने मेहनत करके खाया है और कमाया है, कभी किसी से कर्ज नहीं लिया है, या मैं आप लोगों की बात करूं जो 26 लोग क्लास में हैं, क्या आप ये चाहोगे कि आपका कफन दफन किसी दूसरे के पैसे से हो या आप अपने पैसे से करवाना पसंद करेंगे? जी, अब पैसों से। तो अपने अपने पैसे पैसे। से। ठीक। मैं चाहूंगा कि मेरी औलाद भी ना करे, मैं अपने पैसे में पहले कफन खरीद कर रख लूं, मरना तो हर एक नहीं, क्या दिक्कत है उसके अंदर? एक अमाउंट अलग से डाल के रख देते हैं, 50-60 हज़ार रुपये। तो हर एक को पता है कि मैंने किस तरीके से कमाया, तो बेटर है कि जी जितना पैसा पाक इंसाफ हो जाए वो अच्छी बात है। तो 3 पार्ट हैं, अब इसको हम कैलकुलेशन बेस लेते हैं। जब कोई शख्स मर जाता है तो 4 ड्यूटी वो हमारे ऊपर छोड़ कर जाता है। भाई कोई भी सवाल पूछना है डायरेक्टली पूछें, क्योंकि चैटिंग में बार बार जाना हमारे लिए मुश्किल काम है, ये डिस्टरबेंस। विल से मुतालिक एक सवाल था सर। जी। ये कुछ लोग आजकल ये करते हैं कि जीते जी जो है विल बना देते हैं अपने जो वारिस के लिए। वो वारिस के लिए विल नहीं की जा सकती है। ये तो नहीं, बहुत ही है। ताकि मौत के बाद कोई तरह का डिस्प्यूट ना हो, देखिए, इसलिए लोग करते हैं। हाँ, इसका डिस्कशन हम यूं कर सकते हैं कि जैसे इफ़ यू आर लिविंग इन दी अनदर कंट्री, हिंदुस्तान के अलावा, या हिंदुस्तान में भी कुछ स्कॉलर कहते हैं ऐसा किया जा सकता है कि फॉर एग्जांपल आपकी डेथ अगर अमेरिका में हो जाती है, और अगर आप वहाँ पर ये विल नहीं करते हैं कि मेरे मरने, आई एम मुस्लिम, मैं मुस्लिम हूँ, कहाँ का रहने वाला हूँ कहाँ का नहीं हूँ, मैंने अपने पीछे इन ईयर्स को छोड़ा है, मेरा डिस्ट्रीब्यूशन अकॉर्डिंग टू द इस्लामिक शरिया होना चाहिए। वहाँ पे अगर ये विल नहीं लिखते हैं तो आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनहेरिटेंस इंग्लिश लॉ के अकॉर्डिंग होगा। बात समझ में आ रही है? जी नहीं, हिंदुस्तान में रहते हुए क्या विल लिखा जा सकता है? हिंदुस्तान के अकॉर्डिंग भी आप इसी तरह का विल लिख सकते हैं कि मेरा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनहेरिटेंस जो होना चाहिए वो इस्लामिक लॉज ऑफ इनहेरिटेंस के अकॉर्डिंग होना चाहिए। अगर जी मैंने अपने पीछे अपनी बीवी, अपना माँ, अपना बाप और अपना एक बेटा छोड़ा है, तो उसका इनहेरिटेंस कैलकुलेशन अगर आपको आता है तो उसका परसेंटेज वहाँ पे फिक्स कर दें अकॉर्डिंग टू द इस्लामिक शरिया, और उसमें नहीं, लिख कुछ लोग देना। ये कहे जो जमीन वगैरह रहता है वो नाप करके एक एक का सर्वे नंबर और एरिया सब हाँ हाँ रिकॉर्ड कर लेते हाँ, हैं। ठीक है, हम बता तो रहे हैं आपको, अभी 3 महीने तक आप हमारे पास में रहेंगे तो सारी चीज़ें इंशाल्लाह सीख जाएंगे। क्योंकि अगर इसमें यही डिस्कशन करते रहेंगे तो क्लास का जो मोटो है वो ख़त्म हो जाएगा। जी तो जी उसमें हम ये कर सकते हैं, जैसे मैंने रफली एक पार्ट बताया अभी आपको, जो भी पार्ट है हम आज की डेट में उसको अमाउंट के अंदर ही डिस करेंगे, यानी ज़मीन हो या कुछ हो, परसेंटेज बैट जो पार्ट है दैट इज़ द बेटर पार्ट। ठीक है ना? हर एक चीज़ जो पढ़े लिखे लोग उनको पता, परसेंटेज हर एक जगह काम करेगा। तो जो भी जी जी। कॉस्ट आएगी वो परसेंटेज बेस ही आएगी। ठीक है? तो आपका घर अगर 100 मीटर का है, अगला बच्चा कहता है मैं आगे वाला हिस्सा अगले वाले को दे रहे हो, पिछले वाला दूसरे बेटे को दे रहे हो, तो आप ये जुल्म कर रहे हो। अगली वाली जो सड़क के किनारे जो दुकान बिकती है या मकान होता है उसकी कॉस्ट कम होती है, ज़्यादा होती है? ज्यादा होते हैं। ज़्यादा होती है। तो ज़मीन का अगर बंटवारा करते हैं और आगे पीछे करते हैं तो गलत हो जाता है। द बेटर वे इज़ दैट उसका कॉस्ट कैलकुलेशन किया जाए और उस पर काम किया जाए। तो ये केस स्टडीज़ हैं जो इंशाल्लाह आगे करेंगे। तो विल जी लिखी जा सकती है इस तरीके से जिसमें इस्लामिक शरीयत के परसेंटेज फिक्स्ड हों, लेकिन उसमें ये भी लिखा हो कि अगर मेरे जीते जी कोई अगर शख्स मर जाता है तो मेरी लिखी हुई ये विल क्या हो जाएगी? इनवैलिड हो जाएगी। आई विल राइट इट अगेन। बात समझ में आ रही है आपको? जी। तो शेयर फिर चेंज हो जाएंगे सारे के सारे, जिसका कैलकुलेशन इंशाल्लाह करेंगे। नाउ किसी की डेथ के बाद 4 ड्यूटीज रहती हैं, सबसे पहले कफन दफन, दूसरा कर्ज, तीसरे नंबर पर विल, और चौथे नंबर पर इनहेरिटेंस। अब यहाँ पर हम एक सवाल लेके चलते हैं।
क्वेश्चन ये है कि टोटल प्रॉपर्टी अमाउंट मान लीजिए कि मेरी डेथ के बाद 1 लाख रुपए मैंने छोड़े हैं। मेरे कफन दफन पे फॉर एग्जाम्पल 10,000 रुपये खर्च हो जाते हैं और मैंने किसी से कर्ज लिया है, दैट इज फॉर एग्जाम्पल 30,000। तो अगर कोई बिल विल लिख के मर जाता है कि 1/3 किसी को विल दे देना, तो 1 लाख पे 1/3 कितना हो गया? 33। 33,000। तो फिर इस्लामिक शरीयत के अकॉर्डिंग तो गलत हो गया। इस्लामिक शरीयत क्या कहती है? विल का अमाउंट निकालने के लिए आपने एक फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। क्या फार्मूला है? 1 लाख रुपए। आज हमारी पहली क्लास है तो मे बी पॉसिबल हम लेट हो सकते हैं कैलकुलेशन में, ठीक है? तो थोड़ा सब्र से काम लीजिएगा, 10-15 मिनट लेट हो सकते हैं। कफन दफन पे कितना खर्च हुआ फर्नल अमाउंट? 10,000 रुपये। और कर्ज कितना हमने ले रखा था किसी से जब हमारी मौत हुई? तो 30,000 रुपये। 30,000। पूरे का डिवाइडेड बाय 3 है। तो 1 लाख में से अगर हम इसको माइनस करते हैं तो ये वैल्यू कितना आता है? 40,000 रुपये। तो 40,000 को 1 लाख में से घटाते हैं। चूंकि आपने मेरे पढ़ाने के बाद, सीखने के बाद इसी तरीके से क्लास लेनी है इंशाल्लाह, इसलिए जो है हम स्टेप बाय स्टेप आपको सारा सिखा रहे हैं, तो मुंजवानी भी हो जाता है। बाय 3 इस क्लास में बहुत सारे 12वीं क्लास के बच्चे भी हैं जिन्होंने एनरोल किया है अंडमान से, अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो भी सीखें। तो कितना बिल बनना चाहिए? 20,000। यहाँ तक क्लियर है? ये फार्मूला क्लियर है सबको? जी। अगर मान लो मेरी जब डेथ हुई, मैंने अपनी डायरी में लिख दिया था 25,000 रुपये मदारिस को दे देना, उसका नाम भी यहाँ पे नॉमिनेट कर दिया था। तो ये जो 25,000 मैं लिख गया था, तो क्या 25,000 मदरसे वालों को जाना चाहिए या 20,000 जाना चाहिए? जी, मेरी लिखी हुई बात को माना जाएगा या इस्लामिक शरीयत के रूल फॉलो किए जाएंगे? बोले इस्लामी भाई। शरीयत में मतलब शरीयत के रूल फॉलो किए शरीयत जाएंगे। के रूल फॉलो किए जाएंगे। मैं चाहे कितना बड़ा मुफ्ती या काजी बन जाऊं, वो अप्लाई नहीं होगा। इसको जो लोग जिंदा होंगे, वो नहीं कि साहब एक बहुत बड़ा आलिम था और बहुत बड़ा प्रॉपर्टी डीलर था और बहुत बड़ा प्रोफेसर था, उसने लिख दिया तो ठीक होगा। नहीं, इस्लामिक शरीयत के नीचे सबको डाउन होने का है। तो उसको क्या करने का है? कैंसिल करने का है। और बताने का है मुफ्ती साहब ने कि भाई ये इस्लामिक शरीयत के अकॉर्डिंग 20,000 की ही होनी है। ऐसा नहीं कि मैंने मदरसे वालों के नाम 25,000 कर दिया था और मेरी डेथ के बाद वो घर पे आ जाते हैं और मेरा लिखा हुआ डॉक्यूमेंट दिखाते हैं, जी 25,000 रुपये दो। मुझे क्या पता था कि मेरे 1 लाख रुपए भी खाते में बचेंगे? बात समझ में आ रही है आपको? तो अकॉर्डिंग टू द जी। इस्लामिक शरीयत उनको भी ये परमिशन नहीं है कि वो 25,000 रुपये ले जाएं। वो 5,000 रुपये मेरे वारिसीन के ले जाएं, वो नाहक खाना हो जाएगा फिर। सूरह निसा की आयत नंबर 10 क्या कहती है? आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल लदीना याकुलूना अमवालल यतामा जुल्मा इन्नमा याकुलूना फी बुतूनिहिम नारा व सयस्लौना सईरा। बेशक जो लोग यतीमों का माल नाक तरीके से खाते हैं, वो क्या करते हैं? अपने पेट में आग भरते हैं, आग, फायर। और अनकरीब वो सईरा में जा पड़ेंगे। सईरा क्या है? भड़कती हुई आग है जहन्नुम की। तो अल्लाह ताला सबको महफूज रखे इससे। तो ये बात समझ में आ गई? हमारा विल कितना हो जाएगा? 20,000। ठीक। तो अब इनहेरिटेंस जब अमाउंट निकालेंगे तो इसका अलग से फार्मूला है। इनहेरिटेंस 1 लाख पे डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होना है, क्योंकि जब हम मरे तो कर्ज था। जब कोई शख्स मर जाता है, आपने जनाजे की नमाजें बहुत सारे लोगों ने पढ़ी होंगी। एक क्वेश्चन है आप लोगों से, कितने लोगों ने ये सुना है इमाम साहब को जनाजे की नमाज पढ़ाने से पहले क्या इस शख्स के ऊपर कोई कर्ज है कि नहीं? कितने लोगों ने सुना है कि हर सब नमाज में? सुनते हैं। है? ये तो हर मैयत में पढ़ी कही जाती है बात। आपके यहाँ पे कही जाती है? जी। अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी खुशी की बात है। हम तो ये देखते हैं कि महीने में अगर 5-6 जनाजे पढ़ रहे हैं तो रेयर चांस है किसी एक में ऐलान करते हैं जो इमाम साहब पढ़ा रहे हैं नमाज, कि भाई इस पे कोई कर्ज तो नहीं है। क्योंकि हदीस है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि आप जनाजे की नमाज पढ़ने से पहले पूछते क्या इसके ऊपर कर्ज तो नहीं है।
और कर्ज होता तो आप नमाज ना पढ़ते। अगर कोई साहबी कहते हम अदा कर देंगे तो आप वजाहत के लिए दोबारा बोलते, क्या पूरा पूरा अदा कर दोगे? तो जवाब आता हाँ, तो फिर आप जनाजे की नमाज पढ़ाते। तो कर्ज एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये आपके मरने के बाद आपकी प्रॉपर्टी से लिया जाएगा, और अगर किसी ने आप में से बीवी का मेहर नहीं दिया है तो बीवी का मेहर भी देना है, क्योंकि मेहर भी क्या है, एक कर्ज है। अगर ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है आपने तो आपकी डेथ के बाद ये पहले निकाल कर वाइफ को दिया जाएगा, उसके बाद दोबारा से जो इसका शेयर बनेगा वो अलग रहेगा। बात समझ में आ रही है सबको? जी क्लियर टू एवरीबडी? नाउ जी 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 कम टू द जी। इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस पे जब जाते हैं तो इनहेरिटेंस के लिए कहा गया कि तीन पार्ट निकालने पड़ेंगे। 1 लाख में से तीनों एक्सपेंसेस आप निकालेंगे। कफन दफन का 10 के था। कर्ज कितना था? 30 के। और वसीयत कितनी निकल के आई? 20,000 रुपए की। तो 1 लाख में से कितने हजार निकल गए? 60,000 रुपए। तो हम जो ये सोच रहे थे कि वालिद साहब का साहब डेथ हो गया है और लाख रुपए छोड़े हैं, सबको मिलेगा 1 लाख में से, लेकिन उनका कफन दफन, उनके ऊपर कर्ज था, उन्होंने वसीयत की थी, तो कितना बचा? 40,000 रुपये। ये फार्मूला जितने भी लोग क्लास ले रहे हैं इंक्लूडिंग मी, सब पे एप्लीकेबल होना है या नहीं होना है? जी भाई। जी, हो ना। आपके पास कर्ज ना हो, जीरो हो जाएगा। वसीयत ना हो, जीरो जीरो हो जाएगा। लेकिन फार्मूला तो अप्लाई होगा ना। शरीयत ने कहा है कि इनहेरिटेंस अमाउंट के लिए तीनों एक्सपेंसेस को निकालने के बाद बची हुई रकम के ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनहेरिटेंस होगा। यहाँ तक किसी को कोई समझ में ना आया हो इनहेरिटेंस अमाउंट कैसे निकालें या वसीयत कैसे निकालें, तो इस कैलकुलेशन को पूछ सकते हैं। ये क्लियर है सबको पार्ट भाई? जी ठीक। क्योंकि ये जो क्लास हो रही है उस तरह की क्लास नहीं है, ये आखिरत वाली क्लास है। हर एक से इसका वास्ता है। मैंने एक किताब भेजी है आप लोगों को, विरासत की फरियाद। जिन लोगों को उर्दू आती है उस आती है उन लोगों ने पढ़ लिया होगा इंशाल्लाह। पढ़ लिया है उसको? जी ठीक है। वो पोइट्री बिल्कुल सिंपल है, हर एक को समझ में आने वाली है। मिशकात शरीफ की एक हदीस है, जो किताब आपको दी गई है मुस्लिम माइनॉरिटी अवेयरनेस प्रोग्राम, कि जिस किसी ने किसी की मिरास काटी, रोज़े क़यामत अल्लाह ताला उसकी जन्नत की मिरास काट देंगे। यहाँ पर हम एक सवाल लेके चलते हैं ताकि आप लोगों को कैलकुलेशन आना चाहिए, ठीक है? तो यहाँ जो कैलकुलेशन है उसमें क्या कहा गया है, सवाल पढ़ें जरा, समझ में आ रहा है सबको क्या कहा गया है सवाल में? जी। किसकी डेथ हो रही है? हस्बैंड की। मान लेते हस्बैंड। हैं इस हस्बैंड ने जो इनहेरिटेंस अमाउंट छोड़ा है, जो अभी हमने निकाला है, वो 40,000 छोड़ा है, राइट? अब इस 40,000 को डिस्ट्रीब्यूशन करना है इन लोगों के अंदर। माँ, बाप, बीवी, एक बेटा और एक बेटी। तो इन इस सवाल को सॉल्व करने के लिए हमें 5 स्टेप की ज़रूरत है। और अभी तकरीबन 10 बज के 15 मिनट हो चुका है। हमें 25 मिनट चाहिए। थोड़ा सब्र से आप लोगों ने काम लिख लेना है। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे सबको। फिर सवाल हो जाएगा तो हम आपको होमवर्क दे सकेंगे पूरे हफ्ते के लिए, ताकि आप उसको फिर हमें सॉल्व करके भेजेंगे। तो सॉल्यूशन में स्टेप नंबर 1 में हमें क्या करना है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यहाँ लिखना है कितने लोग हैं। लिस्ट ऑफ इनहेरिटर्स एंड देयर शेयर्स। जो वारिसीन हैं और उनके हिस्से कितने हैं। तो यहाँ पे हम उनके नाम लिखेंगे। जो बचा है, माँ, बाप, वाइफ, तो मदर बची हैं, मरने वाले ने अपनी माँ को छोड़ा है, अपने वालिद साहब को छोड़ा है, और अपनी बीवी को छोड़ा है, और एक बेटा और एक बेटी को छोड़ा है, सन को,
और डॉटर को। तो जो बुक आपको दी गई है उस बुक का हम यहाँ आपको फॉलो करेंगे, ताकि आपको बुक को रीड आउट करना चाहिए। ये हमारी वेबसाइट है और यहाँ पे अबाउट द ऑथर यानी मेरे बारे में दे रखा है, और इसी में नीचे आप जब जाएंगे तो यहाँ पर एक किताब है जो आपको दी गई है, इसका प्रिंट आउट करा लें और ये आपको बार बार यूज़ करनी पड़ेगी। हमारा जो सवाल है उसमें ये कहा गया है कि मरने वाले ने अपनी माँ को छोड़ा है। अब आप यहाँ पे जाएंगे, इनको भूल जाइए, सारे को बहुत टफ है, सब आसान है। आप जाइए शेयर ऑफ मदर, क्योंकि माँ को देखना है। अब इसको देखिए कि मरने वाले का एक बेटा है और एक बेटी है, माँ का कितना हिस्सा होना चाहिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, बताइए कितना हिस्सा होना चाहिए, पढ़िए इसको। माँ को कितना हिस्सा मिलना चाहिए, यहाँ पे लिखा हुआ है। 1/6। 1/6। रीजन क्या है? क्योंकि बच्चे अगर नहीं रहेंगे तो 1/3। बच्चे मौजूद हैं, भाई क्योंकि मरने वाले चाहे बेटा हो या बेटी हो या पोता हो या पोती हो, ये सारे औलाद में आते हैं। नवासा नवासी औलाद में नहीं आते, वो दूसरे खानदान में चले जाते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास माँ का हिस्सा 1/6 होना है, चूंकि औलाद मौजूद है। तो माँ जो होती है उसकी कैटेगरी क्या होती है वो भी हमें पता होना चाहिए। माँ की कैटेगरी कौन सी क्या कहलाती है? तो माँ की कैटेगरी क्या है हमारे अकॉर्डिंग? क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? ZF। ZF का मतलब जबिल फ्रूज, यानी फिक्स शेयर, जिसको हिस्सा जाने ही जाना है। ये यहाँ से ऐसा नहीं हो सकता कि इसका हिस्सा कैंसिल हो जाए। फिक्स शेयर वो हैं जिनको हिस्से मिलने ही मिलने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो माँ है उसको हम लिखेंगे कैटेगरी में, जो कि अगर ये लिख लिया जाए तो याद रहेगा हमें। ZF का मतलब जबिल फ्रूज, यानी फिक्स शेयर, इसको हिस्सा कितना जा रहा है? 1/6। क्यों जा रहा है ये भी आपको मेंशन करना पड़ेगा, ड्यू टू किड्स, औलाद के होने की वजह से, ठीक है ना। जो वालिद साहब हैं, अब इनको हिस्सा कितना जाएगा ये देखने का है। तो वालिद साहब को कितना हिस्सा जाएगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वालिद साहब को देखें। शेयर ऑफ फादर में जाइए। फादर को 3 तरीके से हिस्सा जाता है। हमारी कैटेगरी के अकॉर्डिंग फादर का हिस्सा कितना होना चाहिए? केवल 1/6 होना चाहिए, या आर होना चाहिए? आर का मतलब है बचा हुआ, रेसिड्यू, सबको बांटने के बाद जो बचेगा। सबसे पहले हम प्राइमरी ईयर्स को देते हैं, उनसे जो बच जाता है फिर वो रेसिडरी को देते हैं। तो वालिद साहब को ये जाना चाहिए, या 1/6 प्लस बचा हुआ जाना चाहिए, या केवल आर जाना चाहिए? क्या जाना चाहिए? हमारे सवाल में औलाद में कौन कौन मौजूद है? सन और डॉटर। तो फादर का हिस्सा कितना होना चाहिए? जी जी बोलें भाई, सामने लिखा हुआ है, इसमें क्या दिक्कत है? बड़ा सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, टफ अंग्रेजी नहीं लिखी है। दोनों लिखा हुआ है, 1/6 और 1/6 + R लिखा हुआ है। कौन सा 1/6। समझ नहीं आ रहा है? नहीं, दोनों नहीं लिखा हुआ, आप देखिए वहाँ पे। तो प्रिंट निकालने बोला था। 1/6 फर्स्ट वाला। अगर औलाद में सन दिखाई दे जाए, या ग्रांडसन या ग्रेट ग्रांडसन, तो क्या वालिद नहीं साहब को केवल 1/6 ही जाना है। लेकिन औलाद में अगर बेटी हैं कहीं पे, तो कितना जाना है? 1/6 भी जाना है प्लस आर भी जाना है। तो अगर औलाद में बेटा पोता पड़पोता, चाहे वो इंडिविजुअल हो या वो बेटियों के साथ में हो या पोते पोतियों के साथ में हो, तो वालिद साहब का 1/6 है। और अगर केवल बेटियां ही हों या पोतियां ही हों तो 1/6 भी जाता है और फिर बचा हुआ भी जाता है। तो इस केस में हमें यहाँ पे जो शेयर जाएगा, वालिद साहब केवल ZF होंगे, प्राइमरी ईयर्स होंगे, ये रेसिड्यूरी नहीं बनेंगे, इनको 1/6 जाएगा,
ड्यू टू सन। सूरह निसा की आयत नंबर 11 में इसका भी डिस्कशन है, 4:11 के अंदर, और 4:11 के अंदर इसका भी डिस्कशन है। तो सूरह निसा का के अंदर किसी भी तर्जुमे को पढ़ा जा सकता है, सब में तर्जुमे के अंदर सेम चीज़ आपको मिलेगा। वाइफ का हिस्सा कितना होगा, फिर हम अपनी किताब के ऊपर जाएंगे। सर मुझे डाउट है, डॉटर भी है ना उनको, डॉटर का हिसाब निकालेंगे क्या? नहीं, डॉटर भी है, लेकिन बेटे की मौजूदगी में, पोते की मौजूदगी में अगर सन एग्जिस्ट करता है तो 1/6 ही मिलेगा। अगर केवल डॉटर ही होती, ओनली डॉटर, वहां पे हमने मेंशन कर दिया ड्यू टू सन, सन की वजह से 1/6 जा रहा है। अगर केवल डॉटर सन होगा होती, तो डॉटर हिसाब नहीं करेंगे, नहीं, सन ओनली ठीक है, डॉटर लिया तो 1+6/8 है। हाँ हाँ, ठीक है। क्यों क्यों करेंगे, आगे अभी डिस्कशन होगा, अगर धीरे धीरे पढ़ेंगे इंशाल्लाह। को 1/6 अब हम चलेंगे यहाँ पे, वाइफ का शेयर कितना होगा। 1/8 Z। क्यों 1/8 क्यों होगा? सारा क्योंकि अच्छा दूसरे के बाकी औलाद में चाहे बेटा हो या बेटी हो, पोता हो या पोती हो, पड़पोता हो या पड़पोती हो, कितना जाएगा? 1/8। औलाद की मौजूदगी में वाइफ का 1/8 होगा। तो यहाँ पे वाइफ भी ZF है। ZF का मतलब वो शेयरर्स हैं जिनके हिस्से कैंसिल नहीं हो सकते, उनको जाना ही जाना है। ड्यू टू किड्स लिखेंगे, चूंकि मेल फीमेल कुछ भी हो। ये कहाँ लिखा है? सूरह निसा की आयत नंबर 12 में, जो शुरू होती है वलकुम निस्फु मा तराका से, और 4:11 यूसिकुमुल्लाहु फी औलादिकुम से शुरू होती है। अब बेटा और बेटी को कितना जाएगा? अब यहाँ पे रूल समझिए कि सूरह निसा की आयत जब शुरू होती है, वो शुरू होती है यूसिकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, कि जो मेल है उसका हिस्सा दो औरतों के बराबर है। उसके बाद आगे है कि अगर किसी की एक ही बेटी हो तो उसका हिस्सा कितना है? 1/2 है। अगर दो या दो से ज़्यादा बेटियां हों, दो हों या मोर हों, तो इनका हिस्सा कितना है? 2/3 है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या अकेली बेटी है या बेटे के साथ में है? बेटे के साथ। साथ में है। अगर अकेली होती तो इसका हिस्सा 1/2 होता, और अगर दो या दो से ज़्यादा बेटियां होती तो 2/3 होता। जब कभी भी बेटा और बेटी, पोता और पोती, सगी बहन और सगा भाई, सौतेली बहन और सौतेला भाई, ये चार लोग अगर मौजूद हों तो इनकी क्या कैटेगरी होती है, इस किताब में फिर देखेंगे। हमारे पास जो रेसिडुअरी हैं उनकी तीन कैटेगरी एग्जिस्ट करती हैं। ये धीरे धीरे इंशाल्लाह ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगी। रेसिडुअरी में जो हमारी कंडीशन एग्जिस्ट करती है, उसमें बेटा और बेटी को एग्जिस्ट करते हैं। जब दोनों एक साथ एग्जिस्ट करेंगे तो वो रेसिडुअरी में आएंगे, और शॉर्टकट में हम उसको लिखेंगे वहाँ पे ABG, असबा बी गैरी। असवा बी गैरी के अंदर आदमी और औरतें अगर एक साथ हों, ये केवल चार ही अफराद मौजूद हैं। जब कभी भी बेटा बेटी एक साथ हों, या पोता पोती एक साथ हों, या सगी बहन और सगा भाई और सौतेली बहन और सौतेला भाई, इनको मिलता है क्या? 2:1। ये धीरे धीरे याद होता रहेगा। हमारे एक सवाल के अकॉर्डिंग यहाँ पर बेटा और बेटी जो हैं प्राइमरी एयर्स नहीं हैं, असबा बी गैरी के अंदर आता है, और इसको क्या जाएगा? रेसिड्यू, बचा हुआ माल। और उसमें से कितना जाएगा? 2:1। टू जो शेयर हैं, ये 2 शेयर हैं और ये 1 शेयर है। ये किस तरीके से एग्जीक्यूट होगा, कैलकुलेट होगा, वो हम स्टेप नंबर 2 में देखते हैं। तो स्टेप नंबर 1 इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, कि जिसमें हमें क्लासेस पता हों कहाँ पे लाई करता है और उनको कितना मिलता है। इसको शॉर्ट में रेसिड्यू को R बोल सकते हैं। स्टेप नंबर 2 कैसे सॉल्व किया जाए? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उनके हिस्से पहले दे दो जिनके हिस्से फिक्स्ड हैं। तो फिक्स तो इसका हिस्सा है, माँ का हिस्सा है फिक्स्ड।
फादर का हिस्सा फिक्स्ड है, वाइफ का हिस्सा फिक्स्ड है। अगर एक डॉटर होती तो उसका फिक्स था, अगर दो डॉटर होती तो उसका फिक्स था। जब कभी भी बेटा और बेटी एक साथ एग्जिस्ट करते हैं उनका हिस्सा फिक्स नहीं है। ये क्या है, रेशियो है, ये फिक्स्ड नहीं है। फिक्स्ड ये वाले हिस्से हैं। तो इनको जाएगा, जब हम इन सारे लोगों को बांट देंगे जो बचेगा उसका 2:1। तो सही बुखारी की हदीस नंबर 67, आई थिंक 67:32 है। इसी साइट पे आप जाएंगे और रूल्स में, हदीस में यहाँ पे जाने के बाद इंग्लिश में जाएंगे। 67:32 है कि उनके हिस्से दे दिए जाएं जो फिक्स शेयर हैं, बाकी जो जाएगा वो रेसिडुअरी को जाएगा। तो यहाँ पे टोटल शेयर ऑफ जेड एफ, टोटल शेयर ऑफ जेड एफ यानी प्राइमरी एयर्स के हिस्से यहाँ पे लिख रहे हैं। सबके नाम ना लिखे, हम उनके फर्स्ट लेटर ले लेंगे। मदर प्लस फादर प्लस वाइफ। माँ का हिस्सा कितना है, 1/6। फादर का कितना है, 1/6। वाइफ का कितना है, 1/6। कोई बताएगा एल्शियम कितना आएगा भाई, हाउ मच, एल्शियम कितना आएगा? जी भाई, कोई भी क्लास में नहीं है इसको एल्शियम निकालना आता है? 24। 24। किताब आपको भेजी गई है सिराजी से पहले, रियाजी उर्दू में। इसको निकालना सीख लीजिए कैसे निकालना है, क्योंकि सारा जो बेस्ड है वो इसी के ऊपर बेस्ड है। ऐड तो सही है। 6 से 24 को डिवाइड करेंगे, कितनी बार डिवाइड होगा? 6 की टेबल 4। 24, 4 4। टाइम, फिर यहाँ पे ही 4, यहाँ पे कितना आएगा 1/8 की जगह पे? 3 3 3। नाउ इसको जोड़िए, कितना आएगा? 7 7। 11। 11 11 11/24। ठीक, ये चला गया फिक्स शेयरर को। स्टेप नंबर 3 की तरफ चलेंगे। स्टेप नंबर 1 2 में कोई दिक्कत किसी को समझने में? स्टेप 1 पे थोड़ा आपको मेहनत लगेगी, आप बार बार किताब खोलेंगे। हम तकरीबन 3 महीने तक आपके साथ में रहेंगे, 120 क्वेश्चन हम करेंगे, सब इंशाल्लाह आपको याद हो जाएगा। मुझे अगर 20 आता है तो आपको 18 तो आ ही जाएगा, ठीक है इंशाल्लाह। स्टेप नंबर 3 पे चलते हैं। कोई मुश्किल नहीं है, अद्दीन व यूसर, दीन आसान है, बट हमने किताबों में लिख दिया इनहेरिटेंस मुश्किल है। कोई मुश्किल नहीं है, मुश्किल ये है कि हम देना नहीं चाहते, ये मुश्किल है केवल। शेयर ऑफ अफजल। असबा बिगैरी, यानी रेसिड्यू की बात की जा रही है। यानी यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, हम ब्रैकेट में लिख देंगे सन एंड डॉटर की बात कर रहे हैं। एबीजी का मतलब है असबा बिगैरी यानी रेसिडरी। के अंदर एबीसी कैटेगरी हैं, जिसमें बेटा बेटी हैं, पोता पोती हैं, सगे भाई सगी बहनें, हमारे केस में बेटा और बेटी हैं। स्टेप नंबर 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत ध्यान से देखेंगे। इसमें 5 स्टेप्स हैं। अब्बा का बम है। शेयर लेफ्ट। ओ माइक्रोफोन ऑफ कर लें, आवाज़ आ रही है? अब्बा भी अम्मा भी है। किसी का माइक्रोफोन जिनका भी ऑफ है, घर की आवाज़ें ना आए, क्योंकि डिस्टरबेंस होगी आप ही लोगों को सुनने में। कोई सवाल पूछना है तो आप मेरे से पूछेंगे। शेयर लेफ्ट फॉर, किसके लिए? सन एंड डॉटर। एस का मतलब सन, डी का मतलब डॉटर, और हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, बचा हुआ माल आर। आपके पास चाहे 1 करोड़ रुपए हों, 1 लाख रुपए हों, 100 हों, 1 रुपया हो, उसको एक ही माना जाएगा, माइनस टोटल शेयर ऑफ जेड एफ। टोटल शेयर ऑफ जेड एफ, ये फार्मूला है बचा हुआ शेयर निकालने के लिए। एक माइनस कितना चला गया, 11/24। ये भी फ्रैक्शनल मैथमेटिक्स है, ये माइनस हो गया। एलसीएम कितना आ जाएगा, 24। यहाँ पे क्या लिखें एक के नीचे भाई, कोई बताएगा? 24 24 माइनस यहाँ पर कितना -11 आएगा, 11। क्योंकि सब कुछ मैथमेटिक्स पे बेस्ड है, इसमें टफ कुछ भी नहीं है। 13/,
13/24। ठीक है जी। स्टेप नंबर 2 पे जाएंगे। कुरान करीम में अल्लाह तबारक ताला इरशाद फरमाते हैं, यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिद्दक्रि मिस्लु हज़्ज़िल उनसयैन। जो मर्द है उसके दो हिस्से हैं, औरत का एक हिस्सा है। यहाँ पे मर्द औरत में रेसिडुअरी में कौन है? बेटा और बेटी। तो उर्दू में बोलेंगे बेटा और बेटी की निस्बत, और इंग्लिश में लिखेंगे रेशियो ऑफ सन एंड डॉटर। रेशियो ऑफ सन एंड डॉटर। तो S:D इक्वल टू 2:1। ठीक है जी। अगर मान लीजिए, ध्यान से सुनिए, मान लीजिए किसी के 3 बेटे होते और 2 बेटियां होती, तो हम ऐसा नहीं लिखते 3S:2D इक्वल टू 2:1, ये गलत हो जाता। हम क्या लिखते? हमें लिखना था S:S:S:D:D, यानी 2 2 2 और 1 और 1। हर बेटे का, हर मर्द के 2 हिस्से, हर औरत का एक हिस्सा। बात समझ में आ रही है? ये क्लियर है सबको बात? ऐसा नहीं लिखेंगे कि 3 सन को 2 शेयर दे दिए और 2 डॉटर को एक दे दिया, इट्स रॉन्ग। हर बेटे के 2 हिस्से, हर बेटी का एक हिस्सा। नाउ अपने सवाल के अकॉर्डिंग चलते हैं। निस्बतों का जोड़, यानी यहां पे हम लिखेंगे एडिशन ऑफ रेशियो। क्या लिखेंगे? एडिशन ऑफ रेशियो। तो एडिशन ऑफ रेशियो कितना आ जाएगा? S+D इक्वल टू 2+1 = 3। स्टेप नंबर 4 इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये बेटा बेटी में भी अप्लाई होगा, पोता पोती में भी अप्लाई होगा, सगा भाई सगी बहन, सौतेला भाई सौतेली बहन। शेयर ऑफ सन, बेटे का हिस्सा, बराबर R मल्टीप्लाइड बाय रेशियो ऑफ सन ऑब्लिग एडिशन ऑफ रेशियो। R का मतलब क्या है यहाँ पे? व्हाट इज R? रेसिड्यू। R की कितनी वैल्यू आएगी? 24। 13/24। ये कहाँ से ली हमने? जो कैलकुलेट किया था, ये कैलकुलेट किया था। मल्टीप्लाई कीजिए। यहाँ पर रेशियो ऑप्शन कितना आएगा? 2। 2। रेशियो ऑप्शन कहाँ से आया? ये यहाँ से आया। ठीक है। हर एक चीज़ मैं कलरफुल मार्क कर रहा हूँ। ऐसा ही हमें होमवर्क चाहिए होगा जैसे हम पढ़ा रहे हैं। और नीचे कितना आ जाएगा? 3। एडिशन ऑफ रेशियो। यहाँ पर किसी को समझने में कोई दिक्कत है तो बताइए। एनीबडी? आर का मतलब है बचा हुआ माल, जो माल बचा है, जो माल बच गया है, बचा हुआ माल। ठीक है। ये बेटे की निस्बत, और नीचे निस्बतों का जोड़। अब इसको सिंपलीफाई करेंगे, कितना हो जाएगा जी? डिवाइड हो सकता है कुछ के नहीं हो सकता? 2 24 से डिवाइड होगा। ठीक है, ये 12 हो जाएगा। ठीक है। ऊपर 13 हो जाएगा, नीचे 12 या 36। देखिए, इस क्लास में जितना इन्वॉल्व करेंगे उतना ही आप सीखेंगे। और इसको घर में एक फर्द को तो आना चाहिए। अगर 150 लोगों का भी खानदान है, 100 लोगों का, तो एक को भी नहीं आता, अफसोस की बात है। सीखने का है। स्टेप नंबर D तक किसी को कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम समझने में ABCD के अंदर? क्योंकि आप बाद में मैसेज करते हैं हमें फला चीज़ समझ में नहीं आई है। यहाँ तक क्लियर है भाई सबको? जिनको मैथमेटिक्स आ रहा है, जिनको नहीं आ रहा है, उनके सिखाने की जिम्मेदारी आप अंडमान वालों की। एक दूसरे को सिखाएं, अपना अलग से ग्रुप बना लें। स्टेप नंबर E में बेटे का हिस्सा निकल गया है, किसका हिस्सा निकलना है? शेयर ऑफ डॉटर। सर वो 13/36 भी मारा जाएगा ना, हाफ हो जाएगा वो। हाँ हो जाएगा, लेकिन आप जब पढ़ाएंगे और डायरेक्टली ऐसे बोलेंगे तो अभी तो आपके अलावा कोई कोई बोल ही नहीं रहा है क्लास के अंदर, कैसे समझाएंगे उनको? टीचर को एक टीचर की तरह समझाना चाहिए, अदरवाइज कैसे समझेंगे हम? कराने में तो 2 मिनट में करा देते इसको, उसका देयर इज नो सॉल्यूशन ना। फिर कैसे आ रहा है आपको पता होना चाहिए। रेशियो ऑफ डॉटर, और नीचे फिर क्या लिखा जाएगा? एडिशन ऑफ रेशियो।
तो यहाँ पे बचा हुआ माल कितना है? सेम ही रहेगा, कितना? 13/4 ही रहेगा, 24 ही रहेगा। बेटी की निस्बत कितनी है? बेटी का रेशियो कितना है यहाँ पर? हाउ मच? 1. 1. 1। और एडिशन ऑफ रेशियो कितना है? 3. 3. 3। यहाँ पे कुछ डिवाइड नहीं हो सकता। 3 कितना हो जाएगा? 72। अब ये जो हिस्से हैं ये आपने निकाले हैं। 13/72, कुरान में कहीं नहीं लिखा हुआ 13/72, ना 13/36 लिखा हुआ है। कुरान करीम में फिक्स हिस्सों के बारे में मौजूद है, रेसिड्यूरी वाले आपने निकालने हैं। अब सबके हिस्से निकल चुके हैं। स्टेप नंबर 4 में आइए। स्टेप नंबर 4, शेयर्स ऑफ ऑल इनहेरिटर्स। मदर, फादर, वाइफ, सन, डॉटर। माँ का हिस्सा 1/6 था, वालिद साहब का भी 1/6, वाइफ का 1/8। सन का कितना निकला? 13/36। डॉटर का कितना तो 1/2 1/2 नहीं डाल सकते क्या? 1/2. 1/3, 1/3। 1/2 कैसे करेंगे? 1/2 तो तब करेंगे जब बेटी अकेली होगी। तो यहाँ बेटी अकेली नहीं है ना, बेटे के साथ में है। नहीं, 13 1 टाइम, 36 2 टाइम 1/3 आता है और ना, वो 1/3। बेचारे हो गए। कैसे वो 2 हो जाएगा? 13 दूनी 26 होता, 36 थोड़ी होता है। ठीक है, सॉरी 13/36. भाई 1/2 कैसे आ जाएगा यहाँ पे? क्लियर है सबको? नहीं सर, मेरी गलती, सॉरी सर. ठीक। 13/72। अब देखिए यहाँ पे एलसीएम चेंज हो गया, कितना आएगा एलसीएम? तो ये आपने प्रैक्टिस करने का है, बिना इसके कोई काम नहीं होगा जी। कितना हो जाएगा एलसीएम भाई? ये 5वीं क्लास के 72। हवाले सर हैं, 72 हो जाएगा। 6 की टेबल, 6 से 72 कितनी बार डिवाइड होगा? 12। 12 टाइम। 12×6 = 72। हिंदी में याद करें, इंग्लिश में याद करें, वॉट एवर, जैसे भी याद करना। 8 की टेबल से कितना? 12. 8 से डिवाइड करेंगे 72, कितना आएगा? 8 9 जा. 8 9। यहाँ पर कितना आएगा? अक्सर लोग मिस्टेक कर जाते हैं। 13/36 में कितना आएगा? 2 टाइम्स. कितना लिखें आप? 26। यहाँ पे क्या वैल्यू 26. लिखें? यहाँ क्या कितना लिखें? 26. 26 कैसे लिखेंगे? 36 को कितने, 26 आया, कुछ और आएगा भाई? कितने ही लिखें? तो उसको 2 बार जाएंगे 26 चलिए में. ठीक है, वेरी गुड। यहाँ कितना लिखेंगे? 13 है. 13। 13. 13 ही आएगा, ठीक है। अब ऊपर को ऐड कीजिए, कितना आ रही है वैल्यू टोटल मिला के? हाउ? अपना माइक बंद कर दें, बच्चे की आवाज़ आ रही है, डिस्टरबेंस होगा बाकी लोगों को। 72. 72 आ रहा है. 72/72। 72. ये बराबर किसके आ गया? 1 के। इसको कहा जाता है यूनिटी सॉल्यूशन। क्या कहा जाता है? यूनिटी। भाई बच्चे को प्लीज़ दूर कर दें, डिस्टरबेंस होगी बाद में। लोग कहते नहीं हैं, लेकिन बाद में फिर हमसे डायरेक्टली ना बोल के इनडायरेक्टली लोग बोलते हैं कि माइक ऑफ करवाया कीजिए। तो क्लास में, क्लास के टाइम पे 1 घंटे के लिए उनको थोड़ा दूर कर दीजिए, किसी को दे दीजिए। 3 तरह की कंडीशंस आती हैं। एक कंडीशन तो आप ये देख रहे हैं, कुछ कंडीशंस ऐसी भी आएंगी कि यहाँ पर इक्वल टू आया है, कुछ कंडीशन आएंगी ग्रेटर देन 1, समटाइम्स ऐसा होगा लेस देन 1 आएगा। तो ये जो कंडीशन ग्रेटर देन 1 है ये कहलाती है AWL या AUL, या इसको ऑल बोलते हैं। इसका अलग से एक सेपरेट क्लास होगा, डॉक्ट्राइन ऑफ ऑल कहलाता है। जब मैं LLM की क्लास लेने जाता हूँ कॉलेजेस में, तो उनके लिए बड़ा टफ सब्जेक्ट है ऑल। ये हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु के थ्रू दिए गए थे, और ये आसान कैलकुलेशन है। मैंने अपना रिसर्च पेपर भी लिखा है इसके ऊपर। लेस देन 1 कहलाता है रद, रा और दाल पे तशदीद, रद या रिटर्न।
ये डॉक्ट्राइन ऑफ अर्थ कहलाता है। तो हम जो अभी पढ़ रहे हैं वो यूनिटी बेस पढ़ रहे हैं, ये भी इंशाल्लाह अलग से चैप्टर आपके यहाँ पे आएंगे, ठीक है। नाउ स्टेप नंबर 4 हो गया। अब सारा मसला है माल का, अभी माल नहीं बटा है। स्टेप नंबर 5 है लास्ट स्टेप, स्टेप नंबर 5, शेयर्स ऑफ इनहेरिटर्स इन अमाउंट, पैसे में कितने हिस्से जाएंगे। तो यहाँ पे हम निकालेंगे 1 शेयर अमाउंट, एक शेयर का अमाउंट कितना होगा। यहाँ लिखेंगे आई ए का मतलब इनहेरिटेंस अमाउंट, और यहाँ निकलेंगे टोटल डिवीज़न। हमारे पास जो टोटल डिवीज़न है वो कितने हो रहे हैं, 40,000 रुपये हैं। और पूरी प्रॉपर्टी कितने डिवीज़न हो रहे हैं, 72। 72। अब कैलकुलेटर आप निकालिए, जो भी निसाब निकाल रहे हो, 72 से भाग कीजिए इसको, कितना आ रहा है एक शेयर। कैलकुलेट करके बताइए फ्रैक्शन में कितना आ रहा है, साथ में डेसिमल डॉट में क्या वैल्यू आ रही है। माँ को इससे जाने हैं 12, बाप को ये 12 जाने, वाइफ को 9 जाने, सन को जाने हैं 26 हिस्सा, और डॉटर को जाने हैं 13 हिस्से। निकालें भाई, किसी ने निकाला नहीं, 40,000 को 72 से डिवाइड करें। 555.5। 555 फिर 555, ठीक। इस वैल्यू को यहाँ पे रख दीजिए, इसकी मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ रहा है। मदर का हिस्सा कितना आ रहा है पैसों में, माँ को कितने पैसे जाएंगे। बड़ी देर लगा रहे हैं भाई, मतलब 20-22 लोगों में से कोई कैलकुलेट नहीं कर पा रहा है। 6,666.6। कितना आया, 6,666.6 मदर का। 66667, इतना ही कितना आएगा, वालिद साहब का भी आएगा। वाइफ का निकालें, कितना आ रहा है। आप निकालेंगे तो आपके लिए फ़ायदेमंद है, मेरे को तो आता ही है निकालना। 4,999.995। 995, ठीक है। सन का कितना आया, अलग से कैलकुलेटर लेके बैठे हैं अगली बारी क्लास में, अगर मोबाइल से ऑनलाइन क्लास चल रही है तो। 14,444.3। 444.3। डॉक्टर का कितना आया, 7,222.15। पॉइंट 15। 15। अब इनको जरा ऐड करिए, कितना आ रहा है, अप्रोक्सीमेटली 40 आना चाहिए। ऐड करें इसको, कितना आ रहा है। 6,666.67, 0.67 मल्टीप्लाई 2 प्लस 4,999.99 प्लस, डॉटर का शेयर में ना 7,222.215 आएगा। ठीक है 215 लिख देते हैं अभी। 4.33 प्लस 7,222 पॉइंट, क्या बोला आपने, 215। 39,999. जी जी। ठीक है। तो ये 39, ये तकरीबन आ गया आपके पास 39.99। 39,999.875. ठीक है। और यहाँ पे जो भी है 0.87 है या 5 है, वॉट एवर जो भी है, तो ये अप्रोक्सीमेशन क्या आ गया, 40 के आ गया। 2 पैसे का फर्क पड़ रहा है, ठीक है, 2 पैसे का भी नहीं पड़ रहा और कम पड़ रहा है। तो यहाँ पर इस तरीके से कैलकुलेशन किया जाएगा।
एक सवाल आपको कैलकुलेट करके बता दिया गया है। घर के लिए होमवर्क नोट करें, वीडियो से नोट्स बनाएंगे और कैलकुलेशन करेंगे। घर से कैलकुलेशन में क्या करना है, होमवर्क में सवाल यही है जो आपके पास है। सब कुछ वैसे ही लिखना है जैसे लिखा जा रहा है, हम सिर्फ चेंजेस कर रहे हैं। यहाँ जो सन दे रखा है, यहाँ पे हमने 3 सन कर दिए हैं और यहाँ पे हमने 2 डॉटर कर दिया है। ठीक है जी। कंप्लीट सवाल वैसे ही है एग्जैक्टली। होमवर्क में 1 सन की जगह 3 सन कर दिया गया है, 1 डॉटर की जगह 2 डॉटर कर दिया गया है। कैलकुलेशन आप वैसे ही करके भेजेंगे जैसे हमने मल्टीपल स्टेप्स आपको सिखाए हैं। क्लास ओवर हो चुकी है, किसी का कोई डिस्कशन है तो अब आप कर सकते हैं।